Hello everyone, this is Arunesh Arya from Career Path Study. Welcome back to Career Path Study. Career Path Study में आपका स्वागत है. How are you all of you? चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक. 2 लेक्चर्स हो चुके थे हमारे डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के. उसी सीरीज में 3rd लेक्चर स्टार्ट करते हैं. 1935 का एक्ट आपने किया था जो ब्रिटिश पार्लियामेंट से आने वाला भारत में सबसे बड़ा एक्ट था. और उस समय की हम बात करें तो 451 आर्टिकल्स थे ब्रिटिश पार्लियामेंट से आने वाले सबसे बड़े एक्ट में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. और उस एक्ट के अंतर्गत आने वाले दिनों में भारत में चुनाव हुए, क्योंकि प्रांतों में, स्टेट प्रोविंसेस में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1935 के एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी सरकार की स्थापना की अनाउंसमेंट की थी. ऑटोनोमस पावर्स दी गई थी स्टेट्स को, और उसी के अंतर्गत भारत में चुनाव हुए. 1936 और 37 के बीच के दौर में ये चुनाव हुए और 1 अप्रैल 1937 को भारत में प्रांतों में चुनी हुई सरकार के रिजल्ट्स आ गए थे. और उस रिजल्ट्स में हम देख लेते हैं कि उस रिजल्ट्स के अंतर्गत आप देख लीजिए, अंडर एक्ट 1935 जो भारत में चुनाव हुए 1936-37 के अंतर्गत, इसमें कांग्रेस को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिली थी, पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ था कांग्रेस को 5 राज्यों में. कौन से 5 राज्यों में? तो आजकल का तमिलनाडु जिसे उस समय मद्रास कहा जाता था, इसके अलावा मध्य प्रांत जिसे हम सेंट्रल प्रोविंसेस के नाम से जानते हैं उस समय, मध्य प्रदेश, आजकल का उत्तर प्रदेश जिसे उस समय संयुक्त प्रांत कहा जाता था, बिहार, उड़ीसा, इन 5 राज्यों में कांग्रेस को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिली थी. और 2 राज्यों में कांग्रेस ने गठबंधन सरकार स्थापित की थी, वहाँ सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभर कर आई थी. मुस्लिम लीग भी सफल रही थी अच्छा वोट प्रतिशत प्राप्त करने में. और हम आगे देखते हैं, इसी बीच भारत में सेकेंड वर्ल्ड वार की अनाउंसमेंट हुई थी. सेकेंड वर्ल्ड वार हम देखते हैं 1 सितंबर 1939 को स्टार्ट हुआ था. इस समय भारत के वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो थे. लॉर्ड लिनलिथगो का टाइम पीरियड भारत में सबसे लंबा था एज ए वायसराय के तौर पर. 1936 से 1943 तक लॉर्ड लिनलिथगो भारत में वायसराय के पद पर थे. और उन्हीं के समय भारत में इन राज्यों में चुनाव हुए जिसमें कांग्रेस को मेजॉरिटी प्राप्त हुई थी. और इस मेजॉरिटी के अलावा राज्यों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना हुई. पहली बार भारतीय मंत्री बने और अकाउंटेबिलिटी उनके अंतर्गत आई. इस दौरान जब सेकेंड वर्ल्ड वार की शुरुआत हुई तो लॉर्ड लिनलिथगो ने वायसराय के तौर पर डिक्लेयर किया था भारत में कि जैसे ब्रिटेन सेकेंड वर्ल्ड वार में शामिल है, सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हो चुका है, ब्रिटेन फर्स्ट वर्ल्ड वार की तरह शामिल है सेकेंड वर्ल्ड वार में, तो भारत भी सहयोगी राज्य के तौर पर ब्रिटेन के साथ सेकेंड वर्ल्ड वार में शामिल रहेगा. ये अनाउंसमेंट लॉर्ड लिनलिथगो ने एज ए वायसराय भारत में की थी, बिना राज्यों की सरकार से किसी प्रकार की सलाह किए, बिना किसी भारतीय मंत्री से सलाह किए. जैसे आम लोगों को न्यूज़पेपर के माध्यम से लॉर्ड लिनलिथगो की घोषणा के बारे में पता लगा, वैसे ही भारत की चुनी हुई राज्यों की सरकारों को पता लगा कि भारत भी सेकेंड वर्ल्ड वार में ब्रिटेन के साथ शामिल है. इसी वजह से आने वाले टाइम में हम देखते हैं कि 22 दिसंबर 1939 को कांग्रेस मिनिस्टर्स ने रिज़ाइन कर दिया. और रिज़ाइन करने के साथ ही मुस्लिम लीग के मोहम्मद अली जिन्ना, इन्होंने 22 दिसंबर को डे ऑफ डिलीवरेंस अनाउंस किया, यानी जिसे हम बोल सकते हैं मुक्ति दिवस घोषित किया. मुक्ति दिवस घोषित करने का मतलब ये था कि 22 दिसंबर को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के तौर पर मनाया कि हमें कांग्रेस की सरकार से मुक्ति मिली. और इसी के पश्चात आने वाले टाइम में अगले वर्ष मुस्लिम लीग ने अपना लाहौर अधिवेशन किया 1940 में. मैं उस समय की परिस्थितियों में जो चेंजेस आ रहा था उसकी बात कर रहा हूँ, जिसके अंतर्गत कैसे कैसे भारत में संविधान के प्रति हमारा कदम बढ़ा, उसके बारे में मैं आगे बात करेंगे.
लेकिन इस दौरान मुस्लिम लीग का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था मोहम्मद अली जिन्ना की अध्यक्षता में 1940 में, इसमें मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित कर दिया कि अब हम पाकिस्तान बनाकर रहेंगे, हमारा लास्ट टारगेट पाकिस्तान रहेगा। जैसे 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया था, कंप्लीट फ्रीडम का प्रपोजल जो है उसे पारित कर दिया था कि अब हमारा लास्ट टारगेट पूरी स्वतंत्रता रहेगा, वैसे ही मुस्लिम लीग ने 1940 के अपने लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित कर दिया। 1939 से 1940 के बीच में, 1939 से 40 के बीच में लगातार ब्रिटेन की हालत सेकेंड वर्ल्ड वार में गिरती जा रही थी। जर्मनी के आगे ब्रिटेन, फ्रांस जो है लगातार कमज़ोर साबित हो रहे थे। ऐसे टाइम में जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वार में भारतीयों ने ब्रिटेन का साथ दिया था, वैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वार में भी ब्रिटेन भारत का साथ दे। इस वजह से लॉर्ड लिलिथगो ने अगस्त 1940 में एक प्रस्ताव भारतीयों के सामने पेश किया, जिसे हम बोलते हैं अगस्त प्रस्ताव 1940, अगस्त ऑफर 1940, और या फिर इसे हम बोलते हैं लिलिथगो ऑफर 1940। लिलिथगो 1940 के अंतर्गत लॉर्ड लिलिथगो ने अनाउंस किया था कि भारतीयों को मौका दिया जाएगा भारत का संविधान तैयार करने का, भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाएगा युद्ध की समाप्ति के पश्चात, जिसका पूर्ण रूप से विरोध हुआ। क्यों? क्योंकि इसमें युद्ध की समाप्ति के पश्चात ही वर्ड जोड़ा गया था, इस वजह से इसका विरोध किया गया। और आने वाले समय में हम ये देखते हैं कि लगातार ब्रिटेन की हालत जर्मनी के सामने सेकेंड वर्ल्ड वार में गिरती जा रही थी। इसी दौरान 1941 में 14 अगस्त 1941 में अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट और प्रधानमंत्री जो ब्रिटेन के थे विंस्टन चर्चिल, उनके द्वारा जो अनाउंसमेंट हुई उसे हम बोलते हैं एटलांटा चार्टर। और एटलांटा चार्टर में स्पेशली जो अनाउंसमेंट किया गया था वो कहा गया था कि क्षेत्रीय जो मुद्दे हैं, क्षेत्रीय जो लोग हैं अलग अलग देशों में, यानी जो देश किसी और देश के अंतर्गत हैं, वहाँ के लोगों को सहयोग किया जाएगा लोकल लेवल पर परिवर्तन करने के लिए। बहुत से मुद्दे इसमें शामिल थे, जिसके अंतर्गत जो देश किसी अन्य देश के अधीन है उन सभी को ये अधिकार दिया गया था कि वो अपने क्षेत्रीय मुद्दों में परिवर्तन के लिए जो है आवाज़ उठा सकते हैं, उनकी बातों को माना जाएगा। बहुत सी बातें एटलांटा चार्टर में थी, जिसे आने वाले टाइम में यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना में अपनाया गया था। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना में एक कदम एटलांटा चार्टर का भी माना जाता है, 1941 के 1941 के एटलांटा चार्टर का। लेकिन भारत के लिए विंस्टन चर्चिल जो उस समय ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने अनाउंसमेंट की थी कि भारत में एटलांटा चार्टर लागू नहीं होगा। इस वजह से भारतीय लोग 1941 में ब्रिटेन से निराश हुए और उसी के परिणाम स्वरूप भारतीयों ने लगातार विरोध जारी रखा ब्रिटेन का। और भारतीयों को मनाने के लिए क्रिप्स मिशन 1942 में आया था उसी सीरीज के अंतर्गत। और हम ये देखते हैं कि ब्रिटेन के पार्लियामेंट के एक कैबिनेट मंत्री स्टैफर्ड क्रिप्स भारत में आए थे भारतीयों को मनाने के लिए। इसने भी लगभग वही बातें दोहराई जो अगस्त प्रस्ताव में पहले ऑफर की जा चुकी थी। लेकिन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि क्रिप्स मिशन पहला ऐसा मिशन था जिसके अंतर्गत इसने भारत के संविधान की बात की थी और इसमें मान्यता दी थी कि भारत का संविधान खुद भारत के लोग बनाएंगे। लेकिन इसमें जो कंडीशन जोड़ी थी वो कंडीशन थी युद्ध की समाप्ति के पश्चात, जिस वजह से इसका विरोध हुआ। महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन को बाद के दिनों का चेक अनाउंस किया था कि पोस्ट डेटेड चेक हमें प्रोवाइड किया जा रहा है, वो भी ऐसे बैंक का जिसके खुद कंगाल होने की पूरी संभावना है, क्रिप्स मिशन के लिए कहा था। आने वाले टाइम में हम देखते हैं कि क्रिप्स मिशन से निराश होने के पश्चात भारत में क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत हुई। लेकिन हमारा वो टॉपिक नहीं है, जब हम नेशनल मूवमेंट करेंगे तो इन सभी चीज़ों को डिटेल में करेंगे। लेकिन यहाँ जो हमारा टॉपिक है वो कॉन्स्टिट्यूशन है कि कैसे कैसे हम कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ बढ़े। इसी बीच 1943 में लॉर्ड लिलिथगो चले गए और लॉर्ड लिलिथगो के जाने के पश्चात भारत के वायसराय बने लॉर्ड वेवेल,
लॉर्ड वेवेल जिस समय भारत में आए उस दौरान 1943 में लगातार परिस्थितियां बदल चुकी थी। भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होने के पश्चात ज़्यादातर राष्ट्रवादी नेता जेल में थे और ब्रिटेन लगातार युद्ध में शामिल था। सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था। 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वार चला है। 2 सितंबर 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म हुआ है। इस बीच जो लगातार विश्व की परिस्थितियां बदल रही थी, उन परिस्थितियों के अंतर्गत लगातार ब्रिटेन में दबाव बढ़ता जा रहा था। इसी बीच ऐतिहासिक घटना हुई। 1945 में ब्रिटेन में चुनाव हुए और उन चुनावों में कंजर्वेटिव पार्टी की जगह लिबरल पार्टी सत्ता में आई और लिबरल पार्टी भारत के लिए काफ़ी लिबरल थी, काफ़ी उदारवादी थी, भारतीयों के लिए सोचने वाली पार्टी थी, जिसकी वजह से भारत में और भारत के लिए लगातार बहुत से परिवर्तन हुए। क्लीमेंट एटली प्राइम मिनिस्टर बने 1945 में और इसी दौरान ऐसी परिस्थितियों की संभावना बनाई गई कि कैसे भारत को पावर ट्रांसफ़र की जाए, ऐसी संभावनाएं तैयार की जाए। इस दौरान भारतीयों को मनाने के लिए लॉर्ड वेवेल ने 1945 में एक योजना तैयार की जिसे हम बोलते हैं वेवेल योजना के नाम से, जिसको हम जानते हैं वेवेल प्लान के नाम से जिसको हम जानते हैं। और वेवेल प्लान जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्लान है हमारे लिए, क्योंकि वेवेल प्लान के अंतर्गत शिमला समझौता हुआ था। लॉर्ड वेवेल जो 1943 से 1947 के स्टार्टिंग तक भारत के वायसराय थे, इन्होंने 1945 में एक प्लान तैयार किया विंस्टन चर्चिल के साथ चर्चा करने के पश्चात, और जून 1945 में वेवेल प्लान पर चर्चा करने के लिए लॉर्ड वेवेल ने शिमला कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जो जून 1945 में चला था। हम ये देखते हैं कि जो वेवेल प्लान था उस प्लान के अंतर्गत रीऑर्गेनाइजेशन किया गया था। रीऑर्गेनाइजेशन किस चीज का? वायसराय यानी गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल का पुनर्गठन किया जाए और इसमें वायसराय यानी गवर्नर जनरल के अलावा चीफ ऑफ कमांडर यानी सैन्य कमांडर, इन दोनों को छोड़कर जितने भी मेंबर हों वो सभी के सभी इंडियन हों और मिलकर जो है तब तक भारत में सरकार को चलाया जाए जब तक कि कोई मौजूदा सरकार ना बन जाए, यानी संविधान बने, संविधान के अंतर्गत भारत में कोई अंतरिम सरकार ना बन जाए। और इस वायसराय यानी गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में मुस्लिम और हिंदू दोनों को समान रूप से रिप्रेजेंट दिया जाए, ये मुख्य रूप से व्यवस्था की गई थी हिंदू और मुस्लिम के लिए। और इसके लिए चर्चा करने के लिए शिमला सम्मेलन आयोजित किया गया 1945 में। और इस शिमला सम्मेलन में खास बात यह है कि मुस्लिम लीग की तरफ से मोहम्मद अली जिन्ना ने पार्टिसिपेट किया और कांग्रेस की तरफ से मुख्य भूमिका निभाई थी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद में। इसमें बात वहाँ जाकर अटकी। शिमला सम्मेलन अपने आप में सफल नहीं हुआ, असफल रहा। उसका मुख्य कारण था कि जो मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव होंगे वायसराय की कार्यकारिणी में वो केवल मुस्लिम लीग से होंगे, ये मांग की थी मोहम्मद अली जिन्ना ने। जबकि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो कांग्रेस की तरफ से इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे, उनका बोलना था कि भारत के मुसलमानों का प्रतिनिधित्व केवल मुस्लिम लीग नहीं करती, कांग्रेस में भी मुस्लिम है, अन्य दलों में भी मुस्लिम है, तो जो मुस्लिम कैंडिडेट वायसराय की कार्यकारिणी में लिए जाएं वो केवल मुस्लिम लीग से ना लिए जाएं। इस वजह से यहाँ पर बात अटकी और शिमला सम्मेलन असफल घोषित हुआ। और शिमला सम्मेलन जो असफल घोषित हुआ उसके पश्चात भारत में काफ़ी परिस्थितियाँ बदली हैं, उसको आगे हम करेंगे। लेकिन यहाँ स्पेशली जो मैंने चार्ट बनाया है वो आपके लिए अब तक जो आपने सीखा है उससे संबंधित चार्ट बनाया है। डेवलपमेंट ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन इंडिया, डेवलपमेंट ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन इंडिया यानी भारत में विधान परिषदों का विकास। हमने जो अब तक एक्ट किए हैं उसके अंतर्गत आपको ध्यान होना चाहिए कि भारत में विधान परिषदों का विकास कैसे हुआ है। तो भारत में
सेपरेट लेजिस्लेटिव काउंसिल की स्थापना किस वर्ष हुई या किस एक्ट के अंतर्गत हुई? भारत में पृथक विधान परिषद की व्यवस्था लॉर्ड डलहौजी के टाइम में चार्टर एक्ट 1853 में पहली बार की गई थी। और इसमें पहली बार इंडियंस की एंट्री कब हुई, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है। तो 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट जो था, इस एक्ट के अंतर्गत भारत में लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में भारतीयों की इसके अलावा राइट टू आस्क क्वेश्चंस इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड द राइट टू क्रिटिसाइज द बजट। तो पहली बार भारतीयों को विधान परिषदों में क्वेश्चन पूछने का अधिकार कब मिला, और पहली बार भारतीयों को बजट के ऊपर बहस करने का अधिकार यानी बजट का विरोध करने का अधिकार कब मिला? तो 1892 के एक्ट के अंतर्गत मिला, ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके अलावा क्वेश्चंस जो पुट होते हैं उसके अंतर्गत राइट टू आस्क सप्लीमेंट्री क्वेश्चन यानी पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार किस एक्ट के अंतर्गत मिला? तो आपको ध्यान रखना होगा 1919 के एक्ट के अंतर्गत मिला। राइट टू फुल डिबेट ऑन बजट, बजट के ऊपर पूर्ण चर्चा का अधिकार, तो 1919 के एक्ट के अंतर्गत। इसके अलावा इलेक्शंस बाय वोट, भारत में प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत, तो 1919 के एक्ट के अंतर्गत। भारत में डायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम की शुरुआत, तो भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा 1919 के एक्ट के अंतर्गत। सेंट्रल लेजिस्लेटर की शुरुआत 1919 के एक्ट के अंतर्गत करना पड़ेगा आपको। ज्वाइंट सेशन इन द इवेंट ऑफ बाइकैमरल डिफरेंसेस, भारत में विधान सभा और विधान परिषद, इनमें यदि किसी प्रकार का विरोध हो किसी मुद्दे के ऊपर, तो ज्वाइंट सेशन, जैसे आजकल हम देखते हैं भारत के संविधान के अनुच्छेद अंडर आर्टिकल 108 राष्ट्रपति को लोकसभा राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन आयोजित करने का अधिकार है। जब भी लोकसभा और राज्यसभा के बीच में किसी मुद्दे को लेकर कोई सहमति ना बने तो संयुक्त अधिवेशन आयोजित किया जाता है। तो इस प्रकार की व्यवस्था 1919 के एक्ट के अंतर्गत हुई। इसके अलावा देख लीजिए फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन भारत में स्थापित हुआ, जिसमें भारत के लिए यूनियन शब्द यूज हुआ था। तो संघीय संविधान 1935 के एक्ट के अंतर्गत 6 राज्यों में द्विसदनात्मक व्यवस्था बाइकैमरल सिस्टम, तो 1935 के एक्ट के अंतर्गत। और 3 लिस्ट इंट्रोड्यूस हुई थी भारत में, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। तो आपको पता ही है 1935 का एक्ट। तो ये एक रिवीजन था लेजिस्लेटिव डेवलपमेंट से रिलेटेड, ये आपको पता होना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे आगे हम आ जाते हैं कैबिनेट मिशन प्लान 1946, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन सिंपल है, भारत का संविधान किस प्लान के अंतर्गत बना? तो हम बोल सकते हैं कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत बना। तो 1946 का कैबिनेट प्लान जो है उसको करने से पहले आप समझ लीजिए कैबिनेट मिशन 1946 भारत का फ्यूचर डिसाइड करने के लिए कि कल को ब्रिटिश सरकार भारतीयों के हाथ में पावर ट्रांसफर करके जाएगी, तो किसे पावर ट्रांसफर करके जाएगी, इसके लिए एक सॉल्यूशन निकालने के लिए मार्च 1946 में ब्रिटिश पार्लियामेंट से एक मिशन भारत में आया, जिसे हम बोलते हैं कैबिनेट मिशन या मंत्रिमंडलीय मिशन 1946। मंत्रिमंडलीय मिशन 1946, कैबिनेट मिशन 1946। इस मिशन को कैबिनेट नाम क्यों दिया गया? क्योंकि ब्रिटिश पार्लियामेंट के 3 कैबिनेट मंत्री भारत में आए थे, जिसकी अध्यक्षता की थी पैथिक लॉरेंस ने। पैथिक लॉरेंस उस समय भारत के इंडियन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, भारत सचिव थे पैथिक लॉरेंस। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, स्टैफर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर और पैथिक लॉरेंस 3 सदस्यों का एक मिशन भारत में आया था, जिसे हम कैबिनेट मिशन 1946 के नाम से जानते हैं। और इसने अलग अलग दलों से भारत में चर्चा की कि किस प्रकार से भारत में भारतीयों को संविधान बनाने का हल कैसा निकाला जाए, इसकी व्यवस्था की जाए, भारत में सरकार का गठन कैसे किया जाए। शुरुआत में इसकी सोच थी कि वयस्क मताधिकार के आधार पर भारत में चुनाव करवाए जाएं, वयस्क मताधिकार के आधार पर भारत में संविधान सभा के चुनाव करवाए जाएं, और फिर जो संविधान सभा चुनाव जीत कर आए उसे संविधान बनाने दिया जाए, वो भारत का संविधान तैयार करे। और जब भारत का संविधान बनकर तैयार हो जाएगा तब
उस संविधान के अंतर्गत भारत में चुनाव हो, इलेक्शन हो, और जो सरकार चुनाव जीत कर आए उसे ब्रिटिश सरकार पावर ट्रांसफर करके भारत से चली जाएगी। लेकिन इस व्यवस्था में एक लंबा समय लगता, जबकि लगभग 1-2 वर्ष में ब्रिटिश सरकार का मन था भारत को छोड़ने का, भारतीयों के हाथ में सत्ता सौंपने का। इस वजह से यह डिसीजन लिया गया कैबिनेट मिशन के द्वारा कि जिन राज्यों में भारत में विधानसभा के चुनाव हुए थे, एमएलएस चुने गए थे, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज चुने गए थे, उन राज्यों के चुने हुए एमएलएज संविधान सभा के सदस्यों को चुने, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स को चुने, जिससे जल्दी भारत में चुनाव हो जाएगा। यानी जनता डायरेक्ट संविधान सभा के सदस्यों को ना चुने, जनता जो है जिन लोगों को ऑलरेडी चुन चुकी है वो लोग आगे संविधान सभा के सदस्यों को चुने, जिसमें समय की बचत होगी। और जो संविधान सभा बने उस संविधान सभा में से एक अंतरिम सरकार का गठन हो, एक इंटरिम गवर्नमेंट का गठन हो, और उसी इंटरिम गवर्नमेंट को ब्रिटिश गवर्नमेंट पावर ट्रांसफर करके चले जाए, जिसमें समय की बचत होगी और आगे संविधान बनता रहेगा। मुस्लिम लीग की डिमांड थी कि पाकिस्तान अलग कंट्री हो, भारत से अलग, मुसलमानों का अलग कंट्री हो, और उसके लिए अलग संविधान सभा का गठन हो। लेकिन कांग्रेस का विरोध और उस वजह से मुस्लिम लीग की मांग को नहीं माना गया, और हम देखते हैं कि कैबिनेट मिशन प्लान जो है फेल हो गया। लेकिन इस प्लान के अंतर्गत यह डिसीजन लिया गया कि भारत में एक फेडरल यूनियन की स्थापना हो, जिसे कॉमनवेल्थ से फ्रीडम होने की मंजूरी हो, या ज्वाइन कर सकती है या नहीं ज्वाइन कर सकती। इसके अलावा राज्यों का संघ हो और माइनॉरिटीज को भी रिप्रेजेंटेशन मिले अंतरिम गवर्नमेंट में, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बने। ये सभी के सभी कैबिनेट मिशन की देन है। कैबिनेट मिशन के अंतर्गत भारत में जुलाई 1946 में चुनाव होने थे। 389 मेंबर कैबिनेट मिशन के अंतर्गत निर्धारित किए गए थे संविधान सभा के लिए। भारत की संविधान सभा में, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 389 मेंबर होंगे। किस आधार पर होंगे? तो भारत की पॉपुलेशन के अंतर्गत 10 लाख की जनसंख्या पर एक संविधान सभा का सदस्य चुना जाए, ये व्यवस्था की गई थी। 10 लाख की जनसंख्या पर एक संविधान सभा का सदस्य चुना जाए, और उस समय की जो पॉपुलेशन थी उसके अंतर्गत भारत में 389 मेंबर होने थे टोटल संविधान सभा के अंतर्गत, जिनमें से ब्रिटिश जो राज्य थे भारत में उनमें से 292 मेंबर चुने जाएंगे, और जो 4 चीफ कमिश्नर एरिया थे भारत में, 4 चीफ कमिश्नर एरिया, दिल्ली, कर्नाटक का कुर्ग, राजस्थान का अजमेर मारवाड़, और ब्रिटिश बलूचिस्तान आजकल का पाकिस्तान का वो हिस्सा जो ईरान को टच करता है, यानी पश्चिमी पाकिस्तान वाला हिस्सा। इन चारों को चीफ कमिश्नर एरिया के तौर पर देखा जाता था। चीफ कमिश्नर एरिया जैसे कि आजकल भारत के संविधान के अंतर्गत भारत में केंद्र शासित प्रदेश हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, वैसे ही उस समय चीफ कमिश्नर एरिया होते थे। तो इन 4 जगह से, चीफ कमिश्नर एरिया से 4 संविधान सभा के सदस्य चुने जाएंगे। ब्रिटिश प्रांतों से 292 संविधान सभा के सदस्य चुने जाएंगे, और जो देसी रियासतें थी, प्रिंसली स्टेट्स थे, वहाँ से 93 मेंबर संविधान सभा में के लिए चुने जाएंगे। तो भारत की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में टोटल मेंबर्स की संख्या 389 निर्धारित की गई थी, जिनमें 296 सीट्स पर चुनाव होगा, यानी 292 ब्रिटिश स्टेट्स और 4 चीफ कमिश्नर एरिया। बाकी जो है 93 मेंबर जो है प्रिंसली स्टेट से आएंगे, यानी देसी रियासतों से आएंगे। देसी रियासतों का मतलब है भारत में उस समय 560 देसी रियासतें थी, 560 से अधिक देसी रियासतें थी, जैसे जम्मू कश्मीर, जूनागढ़, सिलचर, भोपाल, इंदौर, नागपुर, झांसी, ट्रावनकोर, कोचीन, बहुत सी देसी रियासतें थी। और देसी रियासतों से भी हम ये देखते हैं कि कुछ देसी रियासतें जहाँ पर कुछ हजारी पॉपुलेशन थी, कुछ देसी रियासतें, हैदराबाद जैसी देसी रियासतें जहाँ पर 30-40 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन थी, तो वहाँ से भी 10 लाख की जनसंख्या पर एक मेंबर चुना जाएगा। यानी अगर जो 9 देसी रियासतों की टोटल पॉपुलेशन 10 लाख है, तो वहाँ से एक मेंबर जो है प्रतिनिधि के तौर पर संविधान सभा में आएगा। ये व्यवस्था की गई थी।
सभी देशी रियासतों में से हैदराबाद अकेला ऐसी देशी रियासत थी जिसने पार्टिसिपेट नहीं किया था संविधान सभा के असेंबली में। इससे आगे देख लेते हैं, जुलाई 1946 में जो संविधान सभा के चुनाव हुए, उस संविधान सभा के चुनावों का मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया था, अपोज किया था कि पाकिस्तान अलग देश हो, पाकिस्तान के लिए अलग से संविधान सभा का गठन होना चाहिए। लेकिन जब कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत संविधान सभा के चुनाव अनाउंस हो गए, नॉमिनेशन फॉर्म भरे गए, ऐसे टाइम में जब मुस्लिम लीग को लगा कि उसके बिना पार्टिसिपेट करते हुए भी वैसे ही संविधान सभा के चुनाव हो जाएंगे और उनके हाथ में कुछ नहीं लगेगा, तो लास्ट मोमेंट पर मुस्लिम लीग ने भी संविधान सभा के चुनाव में पार्टिसिपेट किया और इन चुनावों में 208 सीटें यानी 296 सीट्स में से 208 सीटें, सबसे ज़्यादा सीटें कांग्रेस को मिली, 73 सीटें मुस्लिम लीग को मिली। इसके अलावा बाकी सभी अन्य थे, जिनमें से एक यूनियनिस्ट पार्टी को, एक शेड्यूल कास्ट, यूनियनिस्ट पार्टी के शेड्यूल कास्ट को, इसके अलावा कृषक प्रजा पार्टी को एक सीट मिली, शेड्यूल कास्ट कॉन्फेडरेशन को 1 सीट मिली, सिख जो नॉन कांग्रेस से थे 1 सीट मिली, कम्युनिस्ट पार्टी को 1 सीट मिली और 8 जो है निर्दलीय थे, इंडिपेंडेंट थे। जुलाई 1946 के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के चुनाव हुए थे, वो इनडायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम के अंतर्गत हुए थे भारत में। इनडायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम, इसको मैं इस वजह से बोल सकता हूँ इनडायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम, क्योंकि इसमें आम लोगों ने संविधान सभा के चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं किया था। आम लोगों ने जिन एमएलएस को चुना हुआ था, उन एमएलएस ने आगे संविधान सभा के सदस्यों को चुना। इस वजह से इसको हम बोल सकते हैं अप्रत्यक्ष चुनाव पद्धति के आधार पर, इनडायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम के आधार पर जुलाई 1946 में संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हुआ। संविधान सभा के चुनाव में मुस्लिम लीग को आशा के अनुरूप सीटें नहीं मिली। कांग्रेस 208, मुस्लिम लीग 73। इस वजह से मुस्लिम लीग ने चुनावों में कम सीटें प्राप्त होने की वजह से डायरेक्ट एक्शन अनाउंस कर दिया और डायरेक्ट एक्शन जो है 16 अगस्त 1946 को अनाउंस किया था। डायरेक्ट इलेक्शन का मतलब ये था कि हम प्रत्यक्ष कार्रवाई करके पाकिस्तान बनाकर रहेंगे और पाकिस्तान के लिए अलग से संविधान सभा का गठन करेंगे। 16 अगस्त 1946 प्रत्यक्ष कार्रवाई कि अब वो समय आ गया है, हमने भी बंदूक चलाना सीख लिया है और हम अब स्वयं कार्रवाई करके पाकिस्तान बनाकर रहेंगे। और प्रत्यक्ष कार्रवाई घोषित करते ही भारत में सांप्रदायिक दंगों की शुरुआत हुई। स्पेशली कहाँ पर? कलकत्ता और उसके आसपास के हिस्सों में खासकर 7,000 से ज़्यादा लोग इसमें मारे गए थे और इन हिस्सों में काफ़ी डेंजरस कम्युनल रिवॉल्ट्स हुए थे, सांप्रदायिक दंगे हुए थे। खासकर सिलहट, नोआखाली, त्रिपुरा और गढ़मुक्तेश्वर बिहार के इन हिस्सों में हजारों लोग मरे थे और यहीं से सांप्रदायिक दंगों की शुरुआत हो गई। इसी दौरान जब सांप्रदायिक दंगे चल रहे थे, संविधान सभा के चुनाव हो चुके थे, इसी दौरान 2 सितंबर 1946 को जो नवनिर्वाचित संविधान सभा थी, न्यूली इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, इसके अंतर्गत अंतरिम सरकार का गठन हुआ, इंटरिम गवर्नमेंट का गठन हुआ। मुस्लिम लीग ने अंतरिम सरकार में शामिल होने का विरोध किया क्योंकि उसने प्रत्यक्ष कार्रवाई अनाउंस किया हुआ था, सांप्रदायिक दंगों में शामिल थी। लेकिन इसी बीच बहुत बैठकों का फेल होने के पश्चात हम ये देखते हैं कि 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन हुआ, जिसमें कांग्रेस के द्वारा 3 मुस्लिम सदस्य और 12 सदस्य ने टोटल 15 सदस्यों की अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। बाद में आने वाले टाइम में हम देखते हैं कि 16 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग ने भी अंतरिम सरकार में शामिल होने की हामी भर दी। और अंतरिम सरकार किसको बोल सकते हैं? यानी ऐसी गवर्नमेंट जिसका चुनाव गवर्नमेंट के तौर पर नहीं हुआ, लेकिन वो गवर्नमेंट के तौर पर काम करेगी तब तक जब तक कि भारत में गवर्नमेंट जनता के द्वारा नहीं चुन ली जाती।
तो संविधान सभा के सदस्यों में से एक अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 में हुआ। ये इंपॉर्टेंट डे है, बहुत बार क्वेश्चन रिपीट होता है। और इसके अलावा हम ये देखते हैं कि इस अंतरिम सरकार से संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं उसमें आप देख लीजिए, जो 1946 की अंतरिम सरकार बनी थी और 1946 की जो अंतरिम सरकार बनी थी, उस अंतरिम सरकार में कौन से पोर्टफोलियो किसके पास थे, कौन से विभाग किसके पास थे। क्वेश्चन आता है 1946 के अंतरिम सरकार में रक्षा मंत्री कौन थे, डिफेंस मिनिस्टर कौन थे। 1946 के इंटरिम गवर्नमेंट के अंतर्गत होम मिनिस्टर कौन थे। इस टाइप के बहुत से क्वेश्चन आते हैं। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास में जो मुख्य रूप से चीज़ें थी वो थी स्टेट डिपार्टमेंट्स, कॉमनवेल्थ, इसके अलावा एक्सटर्नल अफेयर्स जो है, विदेश मंत्रालय, ये सभी के सभी पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास में थे। इसके अलावा सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास में गृह मंत्रालय था, होम मिनिस्ट्री थी। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है। इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग जो मिनिस्ट्री थी वो भी इनके पास में थी, सूचना व प्रसारण मंत्रालय, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसके अलावा सरदार बलदेव सिंह, इनके पास में डिफेंस था, रक्षा मंत्रालय था। और ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है। इसके अलावा अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित थे ये, डॉक्टर जॉन मथाई, इनके पास में उद्योग और आपूर्ति था, इंडस्ट्री एंड सप्लाई था। सी राजगोपालाचारी, इनके पास में एजुकेशन था। इसमें कई बार कंफ्यूजन रहता है क्योंकि स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री जो है वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। वो अलग लिस्ट है, स्वतंत्र भारत का प्रथम मंत्रिपरिषद। लेकिन यहाँ हम कर रहे हैं अंतरिम सरकार, जिसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मेंबर दोनों शामिल हैं। तो सी राजगोपालाचारी अंतरिम सरकार में शिक्षा मंत्री थे। इसके अलावा जहांगीर भाभा, इनके पास में माइनिंग एंड पावर था, कार्य था। इसके अलावा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है, इनके पास में फूड एंड एग्रीकल्चर था, कृषि और खाद्य था। अरुणा असफ अली एकमात्र महिला जो इसमें शामिल थी, उनके पास में रेलवे था। अरुणा असफ अली एकमात्र महिला जो अंतरिम सरकार में शामिल थी, रेलवे मिनिस्टर थी अंतरिम सरकार में। बाबू जगजीवन राम मजदूर, लेबर मिनिस्ट्री थी। मुस्लिम लीग के मोहम्मद लियाकत अली जो पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर बने थे, वो 1946 की अंतरिम सरकार में फाइनेंस मिनिस्टर बनाए गए थे। और टीटी चुंदरीगर, इनके पास में कॉमर्शियल था, वाणिज्य मंत्रालय था। अब्दुल रब नश्तर, इनके पास में कम्युनिकेशन था, संचार था। और गजनफर अली खान, इनके पास में हेल्थ। और जोगेंद्र नाथ मंडल, जो वैसे तो शेड्यूल कास्ट थे लेकिन मुस्लिम लीग के अंतर्गत इसमें शामिल हुए थे, लॉ मिनिस्टर थे इसमें। तो ये मुख्य रूप से अंतरिम सरकार थी जिसमें आपको ध्यान रखना है। स्पेशली वल्लभ भाई पटेल का होम मिनिस्ट्री क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, डिफेंस मिनिस्ट्री आपको ध्यान रखना होगा। क्वेश्चन इसके अलावा एजुकेशन से रिलेटेड आ जाता है। और होमी जहांगीर भाभा जो है उससे रिलेटेड जो आ जाता है, माइनिंग था इनके पास में। राजेंद्र प्रसाद एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, अरुणा असफ अली रेलवे बहुत बार पूछा जाता है। फाइनेंस लियाकत अली आपको ध्यान रखना होगा। इसके अलावा जोगेंद्र नाथ मंडल से रिलेटेड बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, लॉ मिनिस्ट्री थी इनके पास में। इससे आगे बढ़ते हैं। 20 फरवरी 1947 ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जो लेबर पार्टी से संबंधित थे, क्लीमेंट एटली, इन्होंने घोषणा की जिसे हम बोलते हैं अनाउंसमेंट ऑफ एटली 1947। एटली की घोषणा 1947, 20 फरवरी 1947 को क्लीमेंट एटली के द्वारा जो घोषणा की गई थी वो ऐसे टाइम में की गई थी जब भारत में कॉम्युनल रिवॉर्ड्स चल रहे थे। और इनको समाप्त करने के लिए, इन सिचुएशंस को देखने के लिए एक अलार्मिंग सिस्टम था एटली के लिए। और ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने जो अनाउंस किया वो अनाउंस किया कि हम लोग जून 1948 तक भारत को स्वतंत्र कर देंगे, यानी जून 1948 यानी फरवरी 1946 में ये बात साफ हो गई थी कि ब्रिटिश सरकार भारत में मैक्सिमम जून 1948 तक है, उससे पहले कभी भी सत्ता सौंप कर पावर ट्रांसफ़र करके भारत से जा सकती है।
और एटली के द्वारा यह घोषणा 1947 में 20 फरवरी को हो गई थी। और इसी दौरान भारत में गवर्नर जनरल बनकर आए, लास्ट गवर्नर जनरल बनकर आए लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन की हम बात करें तो लॉर्ड माउंटबेटन भारत में फरवरी 1947 में गवर्नर जनरल बनकर आए थे। और इनके पास में काफ़ी चैलेंजिंग वर्क थे। क्यों? क्योंकि भारत में लगातार सांप्रदायिक दंगे चल रहे थे। मुस्लिम लीग इस बात पर अड़ी हुई थी कि पाकिस्तान अलग देश बनाया जाए, सेपरेट मुस्लिम कंट्री बनाई जाए और उसके लिए अलग से संविधान सभा का गठन हो। जबकि कांग्रेस इस बात पर अड़ी थी कि भारत का विभाजन नहीं होगा, पूरा भारत जो है अपने आप में जो है एक एकता और अखंडता में शामिल है और उसी के अंतर्गत जो है पावर ट्रांसफर की जाए। लगातार लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत में आकर कांग्रेस, मुस्लिम लीग और अन्य दलों के साथ में डिस्कशन किया और आखिरकार लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड लुई माउंटबेटन जिसका पूरा नाम था, इन्होंने 3 जून 1947 को एक प्लान तैयार किया जिसे हम बोल सकते हैं 3 जून योजना, या जिसे हम बोल सकते हैं माउंटबेटन प्लान 1947। 3 जून को यह तैयार हुआ था, जिसमें मुस्लिम लीग की मांग को मान लिया था लॉर्ड माउंटबेटन ने, कांग्रेस को भी मना लिया था पाकिस्तान अलग देश बनाने के लिए। और इसके अंतर्गत लॉर्ड माउंटबेटन इंग्लैंड चले गए थे पार्टीशन के लिए और 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना तैयार हुई थी। और भारत को स्वतंत्रता किस प्लान के अंतर्गत मिली? तो हम बोल सकते हैं माउंटबेटन योजना के अंतर्गत। भारत और पाकिस्तान इन स्वतंत्र राष्ट्रों की स्थापना किस योजना के अंतर्गत हुई? हम बोल सकते हैं माउंटबेटन योजना के अंतर्गत बनी। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश पार्लियामेंट से भारत में आने वाला जो लास्ट एक्ट था वो माउंटबेटन योजना के आधार पर ही बना था। लॉर्ड माउंटबेटन योजना को अमली जामात पहनाने के लिए, इसको फाइनल रूप देने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक एक्ट लाया गया जिसे हम बोल सकते हैं इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947। इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947 माउंटबेटन योजना के अंतर्गत ये बिल ब्रिटिश पार्लियामेंट में भारत में लाया गया था, ब्रिटिश पार्लियामेंट में लाया गया था 4 जुलाई 1947 को। एक इम्पॉर्टेंट बिल जो इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, वो बिल 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश पार्लियामेंट के सामने रखा गया और दोनों सदनों में पास हो गया और इसके ऊपर सिग्नेचर हो गए क्राउन के, जिसके अंतर्गत 18 जुलाई को इसको अंतिम रूप दे दिया गया। इसे नाम दिया गया भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, जिसके अंतर्गत ये डिसीजन लिया गया कि भारत का विभाजन होगा, पार्टीशन होगा और भारत के अंतर्गत भारत और पाकिस्तान नाम के 2 अधिराज्यों की स्थापना की जाएगी, 2 डोमिनियन की स्थापना की जाएगी और भारतीय रियासतों को ये अधिकार होगा कि वो अपनी इच्छा के अनुसार भारत या पाकिस्तान में रहने का डिसीजन ले सकती हैं। जब तक दोनों अन्य राज्यों में नए संविधान का निर्माण नहीं हो जाता तब तक ये संविधान सभाएं जो हैं ये कानून बनाने का अधिकार अपने पास रखेंगी। जब तक नया संविधान निर्मित नहीं हो जाता तब तक राज्यों का शासन भारत सरकार अधिनियम 1947 के अंतर्गत चलेगा। यानी 1935 के एक्ट के अंतर्गत जो है तब तक भारत में शासन चलाया जाएगा, ये डिसीजन लिया गया था। इसके अलावा व्यवस्था की गई थी कि दोनों राज्यों के पास में अधिकार सुरक्षित होगा कि अपने इच्छानुसार जो है वो राष्ट्रमंडल में या तो बने रह सकते हैं या उससे अलग हो सकते हैं। यानी जिन जिन देशों पर ब्रिटेन का अधिकार था उनके विकास के लिए ब्रिटेन ने कॉमनवेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की हुई थी और इस एक्ट के अंतर्गत कहा गया था कि भारत और पाकिस्तान जो स्वतंत्र राष्ट्र बनाए जाएंगे उनको यह अधिकार होगा या तो वो कॉमनवेल्थ में रह सकते हैं या उससे अलग हो सकते हैं। इस प्रकार की इसमें व्यवस्था की गई थी। भारत मंत्री के पद को समाप्त कर दिया गया था। यानी जैसे भारत के शासन के लिए कौन उत्तरदायी होगा, इसके लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट में उत्तरदायी होता था भारत मंत्री, उस पद को समाप्त कर दिया गया था और 14 अगस्त को पाकिस्तान को स्वतंत्र किया गया। 15 अगस्त 1947 को भारत की स्थापना हुई और गवर्नर जनरल के कार्य इसमें स्थापित किए गए।
हम ये देखते हैं, यानी पाकिस्तान का पहला गवर्नर जनरल जो बनाया गया वो बनाया गया मोहम्मद अली जिन्ना को, और अंतरिम सरकार के अंतर्गत पाकिस्तान का पहला प्राइम मिनिस्टर बनाया गया लियाकत अली को, और भारत का पहला गवर्नर जनरल जो अनाउंस किया गया वो बनाया गया जवाहरलाल नेहरू की रिक्वेस्ट पर लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। और ये व्यवस्था शुरू हो गई 15 अगस्त 1947 से। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत भारत और पाकिस्तान स्वतंत्र राष्ट्रों का निर्माण हुआ। विभाजन की व्यवस्था इस एक्ट के अंतर्गत हुई। इसी के साथ ही लगातार लाखों करोड़ों लोगों का पलायन भारत से पाकिस्तान की तरफ, पाकिस्तान से भारत की तरफ शुरू हुआ, जिसमें लाखों लोग मारे गए। वर्ल्ड हिस्ट्री में पहली ऐसी घटना थी जिसमें लाखों करोड़ों की संख्या में लोग इधर से उस तरफ जा रहे थे और उस तरफ से इस तरफ आ रहे थे। काफ़ी महत्वपूर्ण स्थिति थी उस समय की, काफ़ी दर्दनाक स्थिति थी। यहाँ थोड़े फिगर्स जो है वो गलत है, वो मैं आपको भी लिखवा दूंगा। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जब संविधान सभा का गठन हुआ उस दौरान हम ये देखते हैं कि 389 मेंबर्स की व्यवस्था थी, लेकिन जब भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम आया उसके अंतर्गत व्यवस्था थी कि भारत और पाकिस्तान दो अलग राज्य होंगे, दो अलग देश होंगे। जब पाकिस्तान अलग देश होगा तो उसके लिए अलग से संविधान सभा की व्यवस्था की गई। तो पुनर्गठन के पश्चात भारत की संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कम होकर, उस समय की स्थिति आप देख लीजिए, 39 सदस्य थे, जिनमें से चुने हुए 296 और 93 देशी रियासतों थे, ब्रिटिश प्रांतों से 296 और 4 जो है चीफ कमिश्नर एरिया से, ये व्यवस्था थी। लेकिन अब जबकि पुनर्गठन हो गया था तो भारत की संविधान सभा में सदस्यों की संख्या घटकर 299 रह गई। यानी माउंटबेटन प्लान के अंतर्गत भारत और पाकिस्तान दो अलग राष्ट्र होंगे तो दोनों के लिए अलग से संविधान सभा होगी। तो भारतीय संविधान सभा में पुनर्गठन के पश्चात सदस्यों की संख्या घटकर रह गई 299, जबकि पहले जो थी वो थी 389। पहले हम करते हैं कि 296 प्लस 93 सदस्य थे, यानी 296 चुने हुए सदस्य, 296 इलेक्टेड थे और 93 जो है नॉमिनेटेड थे देशी रियासतों से। जबकि अब 299 रह गए। अब व्यवस्था हो गई थी 229 प्लस 70, यानी 70 देशी रियासतों से और 229 चुने हुए सदस्य। इस प्रकार की व्यवस्था थी आफ्टर रीऑर्गेनाइजेशन। इससे आगे हमारा जो सिस्टम शुरू हो जाएगा वो शुरू हो जाएगा संविधान सभा, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भारतीय संविधान सभा की सील है। हमें पता है 9 दिसंबर 1946 से भारत की संविधान सभा ने काम करना शुरू कर दिया था। पहली बैठक हो गई थी। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा प्रोटेम स्पीकर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। उन्होंने संविधान सभा के सभी सदस्यों को शपथ दिलाई थी 9 दिसंबर 1946 को। 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्पीकर चुने गए, स्थायी अध्यक्ष चुने गए। ये सभी हम चीज़ें करेंगे, लेकिन वो नेक्स्ट टॉपिक के अंतर्गत आएंगे जिसको हम बोलते हैं मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसको आगे कंटिन्यू करेंगे मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत।